जी सर, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, तो उतनी देर में फिर पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएंगे। मेरा तो नाम जावेद इकबाल है और मैं यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और वीट को डील करता हूँ बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। तकरीबन 10 से 12 साल का मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है और पहले मैं पल्सेस पे था, आजकल मैं वीट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी खुशी है आज हमारे साथ। आवाज़ ठीक आ रही है? ये आवाज़ ठीक है आपकी सर? स्क्रीन भी शेयर हो रही? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैडम, मैडम सादिया, मैडम मदीहा, बच्चे आ गए हैं क्लासों में? जी सर, मैं प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करके साथ ही आपको वीडियो अपडेट शो कर देती हूँ, सेटिंग करवा के प्रॉपर्ली। तो सर कनर साहब को भी थोड़ी देर है, तो हम शुरू कर देते हैं फिर। 5 मिनट हो। तो जावेद साहब प्लीज आप स्टार्ट कर दें। आगे स्टूडेंट्स? जी, स्टूडेंट्स आगे हुए हैं। हाँ जी, अभी क्लास में ना ये अभी वीडियो भी शेयर हो जाएगी। बी क्वाइट सर, हमारे जो आज की कनर साहब भी आ गए। कनर साहब भी आ गए। आपकी कॉपीज कहाँ हैं? रोजाना कहना पड़ता है आप लोगों को। जी, बड़ी खुशी की बात है, जावेद साहब हमारे साथ हैं बारी से। तो आज आपकी हमें आवाज़ उनके बारे में। थोड़ी कम आ रही। अच्छा, एक मिनट, माइक बंद करवाता हूँ। तो माइक, मैं अपना माइक बंद करता हूँ। जी जावेद साहब प्लीज शुरू करें, मैं माइक अपना बंद कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, अगर आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लें तो वीडियो पॉसिबल हो। में कैमरे में थोड़ा इश्यू है हमारे मेरे लैपटॉप में। अच्छा, चलिए ठीक है, आप मतलब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें प्लीज। बाकी माइक ऑफ है सारे आप। आवाज़ आ रही है ना? जी, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। तो स्टार्ट कर दें। जी कर दें प्लीज। वीट, जैसा कि वीट हमारा स्टेपल फूड है और गंदम हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ है और इसको तमाम अजनास में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि हर घर की ज़रूरत है। और जब तक जैसे कहते हैं ना, हम गंदम की रोटी ना खाएं तब तक हमारी भूख नहीं खत्म होती। और इसके साथ साथ इसका जो भूसा है वो जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा वीट का, उसके बाद आगे टॉपिक पे चलेंगे। और जो वीट है इस सीरियल फैमिली से है और ये पोएसी फैमिली हम इसको कहते हैं। इसका जो ओल्ड नाम था ग्रेमिनी फैमिली, यानी कि ओल्ड नाम ग्रेमिनी है, जो न्यू नाम है पोएसी है। और तमाम जो ग्रासेस हैं इसका ग्रास फैमिली से ताल्लुक है। और ये तकरीबन जो हमारी जो डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की, वो 70 से 75% जो है इससे वीट से पूरी होती है। इसी तरह 20% हमारी जो एवरेज प्रोटीन की डेली इनटेक है वो वीट से हम पूरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशनल अहमियत है उसमें ये देखें कि अगर इसके 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें वाटर जो है ग्रेन्स में ऑलमोस्ट 10% है। कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट तकरीबन इससे हम 60 to 70% पूरी कर सकते हैं। जो प्रोटीन जो वीट में पाई जाती है वो ऑलमोस्ट 12 to 14% है। फैट जो इसमें है वो 2% है। इस तरह मिनरल 1.8%, फाइबर 2.2%,
और अगर विटामिन की बात करें तो उसमें विटामिन ए है, राइबोफ्लेविन है, थायमीन है, नायासिन है। और इसके अलावा जो दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं वीट के, उनमें पास्ता है, स्पैगेटीज हैं, मैक्रोनीज हैं। और अगर इस तरह बकवीट है, इसकी एक सॉफ्टवेयर टाइप है वीट की, बकवीट, तो वो यूज़ होती है ये बेकरीज में, जैसे केक में, क्रैकर्स में, कुकीज़ में, पेस्ट्रीज में। और एडिशनली जो कुछ वीट्स की हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं स्टार्च के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, मॉल्ट के लिए, और दूसरे जो एक्सट्रैक्शन है ग्लूटेन है, डेक्सट्रोज के लिए इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, टॉप 10 कंट्रीज की अगर 2020-21 को ले लें तो उसमें जो प्रोडक्शन वाइज टॉप 10 में है वो चाइना नंबर 1 है, जिसकी प्रोडक्शन तकरीबन 1,34,340 टन थी। और जो यील्ड पर हेक्टेयर है वो 5481 kg पर हेक्टेयर, ऑलमोस्ट 54 मन पर हेक्टेयर यील्ड चाइना वाले ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है, वो 98,510 मीट्रिक टन थी इंडिया की, और उनकी जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 32 मन है, 32-19 kg अगर मन में कन्वर्ट करें तो 32 मन बनती है। देन रशिया है, इसके साथ साथ यूएसए है, फिर फ्रांस है। फ्रांस की जो पर एकड़ है वो बहुत ज़्यादा यील्ड है, क्योंकि वहाँ पे विंटर वीक लगती है और बहुत सारे वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं हमसे अच्छी हैं। 67 मन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, देन कनाडा, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है टॉप 10 में वो 8 नंबर पे थी 2021 में। तो ये कभी 7 पे, कभी 8 पे, कभी 9 पे हम फॉल करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो माशाल्लाह हमारे वीट की प्रोडक्शन अगर बात करें पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी है, यानी कि हम 7, 8, 9 नंबर पे हर साल फॉल करते हैं। देन यूक्रेन है, जर्मनी है। लेकिन जो इशू ये है कि हमारी जो पर एकड़ यील्ड है, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारी ये 29 से 76 kg पर 29 मान 30 मान तकरीबन बनती है, जबकि वर्ल्ड में जैसे जर्मनी है 76 मान 7600 kg पर हेक्टेयर ले रहा है। इस तरह जो यूएसए है वो 3100 kg पर हेक्टेयर ले रहा है, फ्रांस है 6700 kg पर हेक्टेयर ले रहा है। तो प्रोडक्शन ओवरऑल तो हमारी अच्छी है, लेकिन पर एकड़ प्रोडक्शन जो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हम बहुत लोअर साइड पे हैं। अगर स्टेटस की बात करें 2021 की, तो हमारा जो एरिया था वो 9.178 मिलियन हेक्टेयर था। प्रोडक्शन जो थी वो 27 मिलियन टन थी। जीडीपी शेयर की अगर बात करें तो वीट का जो जीडीपी में शेयर है हमारा 1.8% है, और कंट्रीब्यूशन टू जो अगर वैल्यू एडेड इन जीडीपी की बात करें तो 9.2% बनता है। अगर पंजाब की बात करें वीट के हवाले से, तो एरिया जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर है। प्रोडक्शन जो हमारी थी 2021 में वो 20 मिलियन टन थी। एवरेज यील्ड की पंजाब की बात करें तो हमारे जो इरीगेटेड एरियाज हैं वहाँ पे हमारी तकरीबन 30-31 मन पर हेक्टेयर आ रही है, यानी कि 3098 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जब हम आते हैं हमारे रेनफेड एरिया पे, खासतौर पर खोटवार की अपनी डिवीजन की बात करें, तो यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि इरिगेशन वाटर की स्केर्सिटी है, पानी अवेलेबल नहीं है, टोटल हम डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, या किसी के पास अगर छोटी मोटी फैसिलिटी है कुआं की या पॉन्ड्स की, लेकिन टोटली हम जो डिपेंड कर रहे हैं वो रेनफॉल पे। तो इसीलिए जो हमारी इसकी प्रोडक्शन है रेन फेड में, फोटोआर में, तो ये तकरीबन 1616 kg यानी कि 16 मन पर एकड़ बनती है, जबकि रेन फेड इरीगेटेड में ये तकरीबन 30 से 31 मन बनती है। नेक्स्ट अगर हम प्रोविंशियल शेयर इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें, तो एरिया में पंजाब 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंध का जो शेयर है एरिया में वो 11% है, केपीके का 9% है, और बलूचिस्तान का 5% है। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी पंजाब जो है वो लीड कर रहा है, 76% प्रोडक्शन शेयर है। देन सिंध का 14% शेयर है, और बाकी इसके बाद केपीके और बलूचिस्तान का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल शेयर है इन एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों। अगर वीट के इश्यूज और चैलेंजेस की बात की जाए कि हमारे जो प्रोडक्शन कांस्टेंट हैं, हमारी पैदावार क्यों कम आ रही है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो जो चीज़ा जो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड है, यानी कि हमारा जो सर्टिफाइड सीड है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है या बहुत कम है। और हम जो 15 से 20% सर्टिफाइड सीड वीट का यूज़ कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड में जो है वो तकरीबन 30 से 35% दुनिया, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ये जो यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 30 से 35% सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं, हम तकरीबन 20% करते हैं। दूसरा इसकी वजह डिलेड प्लांटिंग है। हमारी 30% जो सोइंग है वो ऑप्टिमम टाइम पे होती है बिफोर 15 नवंबर। बाकी जो हमारी
सोइंग है वो ऑलमोस्ट लेट हो जाती है। उसकी कई वजूहत हैं। ये ब्रान एरिया में तो ऑलमोस्ट टाइम पे लग जाती है, लेकिन बाद दफ़ा अगर वतर की अवेलेबिलिटी ना हो तो यहाँ भी लेट हो जाते हैं। अगर हम लेट प्लांटिंग करते हैं उससे जो यील्ड लॉसेस होते हैं वो 42 kg पर हेक्टेयर पर डे। ऑलमोस्ट आप अगर एक दिन गंदम लेट प्लांट करते हैं तो 1 मन पर हेक्टेयर आप उसका यील्ड लॉस कर रहे हैं। दूसरी जो इसकी वजह है स्केर्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है। जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो पानी की कमी होती जा रही है। नहरों का पानी भी कम होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, तो इरिगेशन वाटर की भी हमें कमी है, तो इस वजह से भी हमारा जो यील्ड लॉस होता है। दूसरा इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज़ है, खादों का जो इस्तेमाल है वो इनसफिशिएंट है, कम है, खादें महंगी हैं, हमारा ज़मींदार उस लेवल का नहीं है या गरीब है, तो खादें बहुत महंगी हैं, वो भी ज़मींदार कम डालते हैं या प्रॉपर टाइम पे नहीं डालते, या बहुत बार दफ़ा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं ये ले सकते हैं तो उनको पता नहीं वो ज़्यादा डाल देते हैं। तीसरा जो इसकी मेन वजह है वो है वीड इन्फेस्टेशन। जो जड़ी बूटियां हैं, वीड्स हैं, उनकी इन्फेस्टेशन है, उनको हम प्रॉपर टाइम पे कंट्रोल नहीं करते केमिकल मेथड से या होइंग मेथड से, तो उससे भी 12 से तकरीबन 35%, 12 to 35% हम यील्ड लॉस कर जाते हैं। इसके अलावा डिजीज़ हैं बायोटिक स्ट्रेसेस में, और इंसेक्ट पेस्ट है। इंसेक्ट का तो इतना इशू नहीं है, लेकिन डिजीज़ जो हैं ख़ासतौर पर जो पीली कुंगी और कांगियारी है, खासतौर पर पीली कुंगी है इस कोटवार एरिया में, जिसे वीट रस्ट कहते हैं, उसकी वजह से भी हम यील्ड लॉस करते हैं। और इसके अलावा एबियोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि ड्राउट है, खुश्क साली जिसे कहते हैं, उस वजह से भी हम यील्ड लॉस करते हैं। हीट है, इस दफ़ा जैसे इशू बना है 10 से 15% हमारी यील्ड कम आई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसकी मेन वजह ये थी कि इस दफ़ा जो ग्रेन फिलिंग या एंथिसिस स्टेज, यानी कि जो दाने बनने का वक्त था, उस पे टेम्परेचर बहुत राइज कर गया, यानी कि नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री हमारा टेम्परेचर इस दफ़ा हाई था जब गंदम में दाना बनने का मरला था। तो उस वजह से भी हम बाज़ दफ़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यील्ड लॉस हो जाता है। इसके अलावा सलिनिटी है, जैसे कि वो ज़मीन में पानी खड़ा हो जाना, सलाइन साइल है, सोडिक साइल है, सेम फ्लोर जिसे कहते हैं, उस वजह से भी यील्ड लॉस होता है। तो ये जो कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है पर एकड़ वो कम है। तो इस सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो हमारा टॉपिक है कि रेज बेड एक वाटर सेविंग टेक्निक है, कि रेज बेड पे यूज़ करें ताकि पानी, जैसे पानी कम होता जा रहा है तो हम पानी की बचत के लिए रेज बेड एक टेक्निक है उसकी तरफ आते हैं, ताकि कम पानी से हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो रेज बेड है क्या चीज़? तो रेज बेड्स आर बिल्ड अप हायर देन द सराउंडिंग पाथ और सॉइल इज रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि हम बेड्स बनाते हैं जो कि सैल लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं, और सिंपली हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द रेज बेड्स इज कॉल्ड रेज बेड टेक्निक और वाटर सेविंग टेक्निक्स ऑन रेज बेड्स। हम यूज़ क्यों करते हैं वाई रेज बेड? जैसे कि पहले हमने बात की कि हमारे पास पानी की ऑलरेडी कमी है और ये आइंदा सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पानी की कमी होती जा रही है। तो अबाउट 40% वाटर इज वेस्टेड इन द फील्ड। और क्यों फील्ड में लॉस हो जाता है हमारा? ड्यू टू कन्वेंशनल मेथड। हमारे जो मेथड हैं वो पुराने हैं, थोड़े पेचीदा हैं, जैसे फ्लैट बेसिन हैं, सीधा साधा हम वो फ्लैट बेसिन बनाते हैं, उसमें पानी ज़्यादा लगता है, ज़मींदार पानी छोड़ देता है तो पानी का उसमें भी ज़्यादा होता है। या इन अप्रोप्रिएट फरोज हैं, हमारी जो खालियाँ हैं वो प्रॉपर नहीं है, उनकी चौड़ाई ज़्यादा है और सही तरीके से हम मेंटेन भी नहीं करते, तो उनमें से भी पानी के लॉसेज होते हैं। तो उससे रिजल्ट्स क्या आता है कि लॉस ऑफ कीमती पानी या लॉस ऑफ प्रीशियस वाटर ज़ाया हो जाता है। साथ साथ पानी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम ज़ाया कर देते हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी भी हम लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सारे इसके लिए जो एनर्जी यूज होती है वाटर पंप से हम उसको, इलेक्ट्रिसिटी है या डीजल है, तो उसका भी हम ये लॉस कर रहे हैं पानी के साथ साथ। सो दिस कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग द बेड प्लांटिंग टेक्निक्स। तो इससे हम तकरीबन 40% पानी की जो बचत कर सकते हैं और उससे हायर यील्ड दे सकते हैं। अगर सेलिएंट फीचर्स ऑफ बेड प्लांटर्स की बात करें तो उसमें जो ये है कि बेड्स एंड फरोज, इनमें हम फरोज का और बेड्स का जो साइज़ है एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉप्स के, जिस तरह मेज़ लगाएं, वीट लगाएं, तो उससे जिस तरह प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस रिकमेंडेड है उसके साथ साथ बेड्स के हम एडजस्ट कर सकते हैं बेड प्लांटर से। और दूसरा जो सीड और फर्टिलाइज़र है, ये हम इसका रेट जो है एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर क्रॉप रिक्वायरमेंट। जितना क्रॉप का सीड है, जितना क्रॉप की फर्टिलाइज़र हमने देनी है, उस बेड प्लांटर के साथ हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बेड प्लांटर है ये इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, कॉमन ट्रैक्टर ऑपरेटर, सिंपल ट्रैक्टर से हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, कोई चीज़ की इसमें नहीं है।
अगर हम बेनिफिट्स की बेड प्लांटिंग वाटर सेविंग टेक्निक्स की बात करें वीट क्रॉप में, तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं उनमें से इसमें तकरीबन 30 to 50% पानी की बचत होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जो पुराने हमारे पेचीदा मेथड हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो जो बेड प्लांटिंग है इससे हम 30 से 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं और इससे हम 25% हायर यील्ड ले सकते हैं, यानी कम पानी के साथ ज़्यादा पैदावार। दूसरा इसका जो बेनिफिट है इसमें जो बेड्स क्योंकि हायर होते हैं सेल सरफेस से, तो सनलाइट जो प्लांट्स हैं वो गेट मोर सनलाइट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो यील्ड के लिए भी इसमें बेनिफिट होता है। दूसरा जो है हाई वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, इसमें जो फर्टिलाइजर यूज है उसकी एफिशिएंसी और जो वाटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तीसरा जो है इसमें जो हमारी ये जड़ी बूटियां हैं उसकी इन्फेस्टेशन कम होती है, कम इसमें ग्रोथ करती हैं। और तीसरा जो लॉजिंग है स्टैंडिंग क्रॉप की वो इसमें कम होती है, यानी कि जो खड़ी फसल है हमारी पकने पे आती है तो वो गिर जाती है, अगर हम उसको बेड पे स्विंग करें तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इस पे इसकी लॉजिंग यानी कि खड़ी क्रॉप जो है हमारी गिरती नहीं है, तो उससे भी हम नुकसान से बच सकते हैं। और इसमें क्रॉप हार्वेस्टिंग, क्रॉप को हार्वेस्ट करना ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है अगर बेड पे लगाई जाए तो। नेक्स्ट जो अगर वीट की बात करें तो वीट में जो ये बेड प्लांटिंग की रिकमेंडेड साइज हम रिकमेंड करते हैं, उसमें अगर बेड की जो विड्थ है 36 इंच से 42 इंच तक, यानी कि 3 फुट से तकरीबन 3.5 फुट तक उसकी विड्थ रखी जाती है। ये आगे इसकी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। जो डेप्थ है अगर आपकी साइल बहुत अच्छी है, वेल ड्रेन्ड साइल है, क्लेई साइल है, तो उसमें आप 10 से 12 इंच उसकी फरो की जो यानी कि नाली है या खाली की डेप्थ है वो 10 से 12 इंच रखते हैं। और इस पे तकरीबन आप जो अगर 36 से 45 इंच का बेड है तो 5 प्लांटिंग रोज यानी कि गंदम की जो रोज हैं बेड प्लांट से 5 उसकी रोज आप लगा सकते हैं एक बेड पे। दूसरा जो इसका बेनिफिट है सीड रेट, इसमें वैसे तो 45 से 50 केजी पर एकड़ सीड यूज करते हैं गंदम का, लेकिन अगर आप बेड प्लांटिंग कर रहे हैं तो इसमें एक आपको सीड की भी बचत होती है। सीड क्योंकि बहुत महंगा है या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो आप 20 से 30 केजी इस सीड पे आप वही रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो आप 45 से 50 केजी सीड यूज कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि सीड आप कम यूज करते हैं तो टिलरिंग ज्यादा होती है, यानी कि पौधा जो है वो शगुफे या झाड़ ज्यादा बनाता है कम सीड के साथ, और उसकी पैदावार जो है ग्रेन्स हैं अच्छे मिलते हैं, पैदावार ओवरऑल इसमें बढ़ती है। अगर कास्ट की बेड प्लांटर की बात की जाए तो इतना महंगा ये इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं बेड प्लांटिंग की, ये बेड प्लांटर है, तकरीबन 1 लाख से 30,000 1,50,000 तक ये इसकी प्राइस है। ये थोड़ी बहुत आजकल आपको पता ही है जैसे जो इन्फ्लेशन है तो ये हो सकता है 8-10 हज़ार इससे महंगा हो गया। और इतनी इसमें अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो इतनी मेजर रिपेयर भी इसमें नहीं होती। ये साथ में पिक्चर्स लगाई हैं बेड प्लांटर्स की, इसमें आप फरोज का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लगानी है 4 लगानी है। ऊपर जो सीड और फर्टिलाइजर है उसका रेट क्रॉप की रिकमेंडेशन के हिसाब से कितनी कौन सी क्रॉप है प्लांट टू प्लांट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर में देख सकते हैं नीचे फरोज हैं और ये तकरीबन 36 से 42 इंच का बेड बना हुआ है, और दोनों साइडों पे उसकी 10 से 12 इंच गहराई की फरोज हैं यानी कि खाली है। ये कुछ पिक्चर्स हैं ट्रेडिशनल, जो हमारा ट्रेडिशनल या रवायती तरीका है जिसमें ये बड़ी बड़ी वो फरोज बनाते हैं, बड़ी बड़ी खालियाँ बनाते हैं, तो ज़्यादा पानी लगता है तो पानी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होता है जो कि पानी ज़ाया हो जाता है। ये जो है गंदम के लिए मुख्तलिफ तरीका काश्त के असरात जो हैं अगर आप बात करें तो ये पहली जो पिक्चर है ये बेड प्लांटिंग की है, दूसरी जो है ये रिज प्लांटिंग की है, और थर्ड उसी तरह ये फार्मर प्रैक्टिस की है, यानी कि इसमें आप खेलियाँ बनाते हैं बेड्स बनाते हैं, तो जो फार्मर खेलियाँ बनाता है वो बड़ी बड़ी बनाता है, उसमें वही बात जो पानी का ज़्या होता है। नेक्स्ट ये जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें हमने कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वीट प्लांटिंग मेथड्स, ये तकरीबन 5 साइट्स पे 5 फार्मर फील्ड पे 5 जगहों पे हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके रिजल्ट्स आपको सामने रखता हूँ। इसमें हमारे जो वीट ग्रेन यील्ड थी केजी पर हेक्टेयर बेड प्लांटिंग में तकरीबन 4917 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि 50 मन रफली। बेड प्लांटिंग पे 50 मन हमने ली है, रिज प्लांटिंग पे हमने तकरीबन 41 मन ली है, जबकि जो है फार्मर प्रैक्टिस है उससे हमने 37 मन यील्ड ली है। यानी कि अगर आप बेड प्लांटिंग
यूज़ करते हैं तो आप उसमें 13 मन ज़्यादा यील्ड ले रहे हैं एज कम्पेयर टू फार्मर प्रैक्टिस। तो इंक्रीज कितनी आई है एज कम्पेयर टू, अगर फार्मर प्रैक्टिस की बात करें तो 32% हमने जो बेड प्लांटिंग में यील्ड ज़्यादा ली, 32% ज़्यादा यील्ड ली है एज कम्पेयर टू ओल्ड मेथड या कन्वेंशनल मेथड। तो रिज प्लांटिंग में हमने तकरीबन 28 से 29% ज़्यादा यील्ड ली है। अगर वाटर अप्लाइड की बात करें मीटर स्क्वायर में, तो बेड प्लांटिंग में 1063 मीटर स्क्वायर पानी यूज हुआ है, और रिज प्लांटिंग में 118 मीटर स्क्वायर 1118 मीटर स्क्वायर पानी यूज हुआ है, जबकि ओल्ड या कन्वेंशनल मेथड में हमने 1800 ऑलमोस्ट 1788 क्यूबिक मीटर पानी यूज किया। यानी कि हमने इसमें 41% पानी सेव किया है। अगर बात करें ओल्ड मेथड की या फार्मर प्रैक्टिस की, तो जो हमारी बेड प्लांटिंग है उसमें 41% कम पानी के साथ हमने 32%, यानी कि 40% कम पानी के साथ 32% ज़्यादा यील्ड ली है। तो इससे आप इसकी अहमियत का, बेड प्लांटिंग की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पानी की भी बचत है, उसके साथ साथ आपकी जो यील्ड है वीट की वो भी ज़्यादा आ रही है। ये हमारे कुछ इकोनॉमिक्स ऑफ वीट अंडर वाटर सेविंग टेक्निक्स हैं। ये भी 5 साइड्स की हमने एक इकोनॉमिक्स की है कि बेड प्लांटिंग से हमने 41% जो वाटर अप्लाइड है वो 41% पानी कम इस्तेमाल किया है। यील्ड के जी पर हेक्टेयर हमने 32% ज़्यादा ली है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 10% रिड्यूस हुई है। यानी कि बेड प्लांटिंग में आपकी यील्ड बढ़ती है 32% और 10% टोटल कॉस्ट आपकी इसमें कम होती है। जो नेट इनकम है वो 62% फार्मर्स की बढ़ जाती है अगर वो बेड प्लांटिंग यूज करें। इसी तरह रिज प्लांटिंग में हमने 37% वाटर कम इस्तेमाल किया है, 29% यील्ड ज़्यादा ली है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 7% इसमें कम आई है। तो रिज प्लांटिंग में 54% हम हायर यील्ड ली है, जबकि बेड प्लांटिंग में हमने 62% ज़्यादा यील्ड ली है एज कम्पेयर टू ओल्ड या फार्मर प्रैक्टिस। ये जी वीट प्लांटिंग अंडर वाटर सेविंग टेक्निक्स या बेड प्लांटिंग, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं पीछे बेड प्लांट लगा हुआ है, इसमें सीड भी है, फर्टिलाइजर भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये फरोज बन रही हैं केलियाँ, ऊपर बेड पे इसका सीड शो हो रहा है, साथ ही नीचे जर्मिनेशन आप देख रहे हैं कि वीट की जर्मिनेशन हुई है। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है तो उसमें इनके इसकी जो यील्ड है प्लांट पॉपुलेशन की बढ़ जाती है, और यील्ड भी बढ़ जाती है, और टिलर्स भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये भी है कि हमारा कंपैरिजन है एज कम्पेयर टू वाटर सेविंग टेक्निक्स विद कन्वेंशनल या ओल्ड मेथड है। इसमें जो इरिगेशन के आवर्स हैं कन्वेंशनल मेथड में तकरीबन 1 एकड़ पे अगर 10 घंटे लग रहे हैं कन्वेंशनल मेथड पे पानी लगाने के लिए, तो इम्प्रूव जो बेड प्लांटिंग या रिज प्लांटिंग टेक्निक्स है तो उसमें 6 आवर्स लग रहे हैं। यानी कि आप 4 आवर्स बचत कर रहे हैं आपकी इसकी ट्यूबवेल है या वाटर पंप है वो, उसके आप 4 घंटे उसमें बचते हैं। यानी कि इसमें 6 आवर्स लगते हैं तो उसमें 10 आवर्स लगते हैं पानी लगाने के लिए पुराने मेथड में। तो इसमें 40%, वही बात कि 40% हमने वाटर सेव किया एज कम्पेयर टू ओल्ड मेथड। तो अगर वैल्यू एडिड की बात की जाए वाटर की, तो इसमें अगर 2625 1 एकड़ पे हमारा खर्चा आया है, तो यहाँ पे 1575 आया है। तो हम अगर 8-10 एकड़ की या 5 एकड़ की बात करें तो तकरीबन 41,200 रुपीज़ की हमने इसमें बचत की है। अगर हम इसको इसी तरह सिर्फ फोटोहार में अप्लाई करें, सिर्फ फोटोहार की बात, अगर इसमें हम सिर्फ फोटोहार में जो हमारा टोटल जो 15 मिलियन एकड़ रकबा है उस पर अगर ये बेड प्लांटिंग अप्लाई की जाए, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हों या जिम्मेदार करे इस टेक्निक, तो ये तकरीबन 20,60,000 मन हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ की हम एडिशनल इनकम ले सकते हैं अगर हम इसको फोटोहार में इस टेक्निक्स को अप्लाई करें। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें ये आप वीट लगी हुई है और रिजेस पे बेड प्लांटिंग पे आप देख सकते हैं लश ग्रीन है, और बहुत ही अच्छी यील्ड आएगी इससे, जिससे आप अच्छे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी कुछ इम्प्रूव्ड वाटर प्रोडक्टिविटी यूजिंग सप्लीमेंटल इरिगेशन। अगर आपके पास पानी की फैसिलिटी है बेड पे लगाएं, तो फरोज में आप उसको पानी लगा दें, एक इरिगेशन आप लगा दें जो क्रिटिकल स्टेज है, तो उससे पानी की भी बचत होगी और इसमें वीट को खतर खा इसमें पैदा होगा कम पानी के साथ। थैंक यू जी, ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। कोई क्वेश्चन हो तो।
Javed sir, thank you very much. It was indeed a very knowledgeable presentation. ये रिपीट मुझे करिएगा। बताएं, इसको जो ड्रिप इरिगेशन की आपने बात की, तो इसको ड्रिप कैसे इसको कम कर सकते हैं, ड्रिप के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं, ड्रिप के हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं, ये जो मैं बात की है ये की है बेड पे, और बेड में फरोज में पानी छोड़ने की, फरोज में पानी लगाने की। सॉरी, दोबारा बताइए। मैंने कहा ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे ना, ड्रिप पे नहीं थे, ये बेड पे, और बेड को इरिगेट करके फरोज में पानी छोड़ने के थे, उनकी खालियों में। ड्रिप पे नहीं थे एक्सपेरिमेंट, ये जिसके रिजल्ट में बात कर रहा था। तो हम ड्रिप पे कर सकते हैं इसको? जी, अगर ड्रिप पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं, उनकी हम अभी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते क्योंकि 1-2 साल के हैं, जब तक ये 3 साल के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते ड्रिप पे। तो आप इसकी जो बेड्स बनाते हैं ना, बेड्स के ऊपर आप ड्रिप भी इसमें बिछा सकते हैं, ड्रिप बिछाई जा सकती है उन पे जो बेड्स हैं उन पे। ये जैसे एक मिनट, ये जैसे बेड्स हैं ना, क्लियर पिक्चर आएगी, ये जैसे बेड्स बन रहे हैं, इन बेड्स के ऊपर आप ड्रिप बिछा सकते हैं, लेकिन वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी। तो अगर आपके पास पानी की फैसिलिटी है तो आप इन फरोज में ना पानी छोड़ के, तो फरोज से सीपी से ऐसा ऐसा जो बेड्स पे हैं वो रूट जोन उसका ऐसा ऐसा पानी लेता रहता है, और उस पानी को यूटिलाइज करता रहता है ग्रोथ के लिए। तो ड्रिप भी है, वो भी बेड्स पे बिछाई जा सकती है, यूज की जा सकती है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस हम तभी देंगे जब हमारे पास खातिर खा कोई रिजल्ट ड्रिप पे जो हम कर रहे हैं अगर आएंगे तो। सर इसमें मेरा कमेंट ये है कि थैंक यू। नॉर्मली तो सर ये जैसे जो मुझे अंदाजा है कि ड्रिप हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब कोई हमारे पास जैसे दरख्त की तरह की समझे, जो कि ऐसी बाग है कोई उसमें। तो जो ये चूंकि यहाँ पे पौधे छोटे छोटे होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं कि 6 महीने में हमारी फसल खत्म हो जाएगी, तो यहाँ फिर हम ड्रिप की जगह पे वो एक और स्प्रिंकलर जिसको कहते हैं, इसमें जी, वो रेन स्प्रिंकलर गन भी टाइप। स्प्रिंकलर भी यूज कर रहे हैं वो। जी जी। इसके अलावा वो अगर सिंपल जो है ना, फ्लैट प्लांटिंग को भी स्प्रिंकलर को आप यूज कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अभी हम ड्रिप ड्रिप इसमें रिकमेंड नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसमें खातिर खा कोई अगर उसमें बेनिफिट आएगा तो फिर वो चीज़ें शेयर होती हैं। जब तक हम उसमें खातिर खा कोई हमें रिजल्ट में आए तो हम शेयर नहीं कर सकते या हम रिकमेंड नहीं कर सकते ड्रिप की। इस पे तो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, तो इस पे तो काम हो चुका है। स्प्रिंकलर का आप इस पे भी यूज कर सकते हैं, और वो तो फ्लैट स्विंग जो है उस पे भी आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। अच्छा जावेद साहब, एक और ये जो आपने पहले टेबल दिखाया था जिसमें जर्मनी का भी उसकी यील्ड भी है और फ्रांस की भी है, तो जो अभी यानी कोई बेसिक रिकमेंडेशन आपके पास हो जो कि आप आराम से हम फार्मर लेवल पे हम उसको लगा सके, क्योंकि हम तो हमारा स्कूल का एक दूसरा भी आपको पता ही है, बतार का भी हमारा है सेटअप है जो कि प्रैक्टिकल इरिगेशन का, प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर का है। तो उस पे आप कुछ सिंपल बातें आप बता सकें कि हम जो आम कल्टीवेशन मेथड है उसमें कोई चीज़ ऐड कर लें और इसमें ज़रा रिसोर्सेज में लग रहे हो, जैसे ये बेड प्लांटर आपने बताया है, ये थोड़ा महंगा है, ये रेंट पे मिल जाता है या वैसे भी पॉसिबल होता है, बोरो किया जा सकता है? जी जी, ये एक मिनट, आपकी आवाज़ भी बहुत मध्यम है, बहुत इतनी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा आवाज़। अच्छा हाँ जी दोबारा बोलिएगा। जी, वो ऐसे है कि एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रैक्टिशनर लेवल पे जैसे हम वो बतार पे भी इन प्रैक्टिस भी काम कर रहे हैं, ये तो हमारा स्कूल का सेटअप है ना साथ, वो तो उसमें आप कौन सी चीज़ें रेकमेंड करेंगे जिसमें हम यील्ड बेहतर करने के लिए ये सिंपल मेथड्स कर सकें? जैसे आपने बेड प्लांटर का बताया है तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, या वो रेंट हो जाता है या बोरो कर सकते हैं उसको? हमारे पास जो है, हाँ, वो आप बारो भी कर सकते हैं। हमारी बात कर रहे हैं ना, हमारे इंस्टीट्यूट में जो अवेलेबल है। जी जी, या वैसे इन जनरल गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी हो या? जनरल सब्सिडी हमारे इसमें फिलहाल है, हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट में आ रही है, तो हमारा जो महकमा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, महकमा ज़राअत तोसी,
तो जी जी। उनसे गाइडलाइंस ली जा सकती हैं। उनके पास ये फैसिलिटी है, बाज़ दफ़ात ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है ये लेस रेट पे। उसमें ड्रिल है और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जिम्मेदार को दिए रहे हैं 50% डिस्काउंट पे या 40-50% पे। तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से लिए जा सकते हैं कम रेट पे। बाकी जो इसमें लोकल जो है ना हमारा, जिस तरह ये डुडियाल है, इसमें शायद इससे कम रेट पे भी ये मैन्युफैक्चर करके शायद देती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन रेट बढ़ चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने का ही बनेगा अभी। जी जी। अच्छा सर बाकी वो हमारे कुल पास जो अवेलेबल है वो आप वैसे ले सकते हैं। ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि मुझे लगता यही है कि फाइनली हमें जाना उधर पड़ेगा कि रेंट हो रही होंगी चीज़ें इस तरह की, क्योंकि एक फार्मर के लेवल पे खासतौर पे पोठोहार में आपको पता है लैंड होल्डिंग भी कम है। हाँ, लैंड जमीनों। होल्डिंग कम है यहाँ पे, बाकी जिम्मेदार इतनी इनकम भी नहीं है। हाँ जी। और तो बाकी अगर वो यूज जो कर रहे हैं दूसरे मेथड, इसमें एक और छोटी छोटी फर्क है, ये लोकल भी मैन्युफैक्चर होता है, इसे हम कहते हैं खालियाँ बनाने के लिए ना। ये थोड़ा मेरे ख्याल में सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता है रिजेस बनाने के लिए। जो बेड प्लांटर है ना, खासतौर पर प्रेसिजन प्लांटर या ब्रेड प्लांटर, वो महंगा है, लेकिन जो है ना ये सिंपल रिज रिज बनाने के लिए ऑलमोस्ट इतना फर्क नहीं होता। रिजिड में थोड़ी यहाँ जो बेड साइज है वो कम होता है, जो बेड प्लांटर में वो थोड़ा आपका जो है वो बेड का साइज है बड़ा होता है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ सस्ता है। एग्जैक्ट मुझे अभी इसकी कीमत नहीं याद, क्योंकि कीमत आपको पता है आजकल तो चेंज भी बहुत जल्दी हो रही है, सुबह हो रहा है शाम को हो रहा है। अच्छा सर, ये जो दूसरा अभी क्लाइमेट चेंज का जो अभी हमें बहुत ज़्यादा आपने खुद भी जिक्र किया कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें अगर ये जो कई दफ़ा जो हम कहते हैं अर्ली सोइंग या शुरू ज़रा जल्दी हम उसकी काश्त कर दें, जिसको अगेती काश्त भी कहते हैं, वो जी आप जी रिकमेंड बिल्कुल। करते हैं? वो मेरे पास आगे स्लाइडें थी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की ना, तो वो मैं थोड़ा बेल्ट प्लांटिंग पे फोकस किया था। उसमें ये है कि हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अभी मैंने वो बात की थी ना कि हमारी जो वन ऑफ द फैक्टर है कि यील्ड लॉस हो रहा है, लेट प्लांटिंग है। तो फुटवार का जिम्मेदार वैसे इतना लेट नहीं होता, ओवरऑल जो बाकी पंजाब इरिगेटेड है वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले ऑलरेडी ना राइस लगा होता है, तो राइस की हार्वेस्टिंग करते करते नवंबर दिसंबर आ जाता है। या जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पे कॉटन लगी होती है, तो कॉटन हार्वेस्ट करते करते वो नवंबर में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको 20 नवंबर से 20 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक या 5 नवंबर तक लगा लें, तो इस पे हीट स्ट्रेस का जो इफेक्ट है बहुत कम आता है। यानी कि मार्च में ये हेडिंग पे यानी कि सिट्टा बनने के मराइल में इसे आ जाती है। तो हम रिकमेंड जो करते हैं तमाम फार्मर्स के लिए कि 20 अक्टूबर को लगाना शुरू कर दें, यानी कि जितनी जल्दी आप लगाएंगे 20 अक्टूबर में, जल्दी से मतलब 20 अक्टूबर को स्टार्ट कर दें। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं ज़्यादा पैदावार के, जो स्विंग डेट थी 20 अक्टूबर और 1 नवंबर को जो वीट लगती है उसके यील्ड ज़्यादा आती है और वो हीट से बच जाती है। जितनी आप इसको लेट करते जाएंगे तो वो लेट उस पे हेडिंग पे यानी कि सिट्टा उस पे लेट आएगा, जो हमको ग्रेन फिलिंग कहते हैं, दाना बनने का मरा वो लेट शुरू होगा, तो उस वक्त हीट भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो रिकमेंडेशन है वो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक है, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है। यानी कि ये 10 दिनों में अगर काश्त, फुटहार में कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक इशू होता है कि अगर वतर अवेलेबल नहीं है मॉइस्चर उस वक्त काश्त के वक्त, तो वो जिम्मेदार थोड़ा इंतजार करता है बाज़ दफ़ा कि मैं अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा लेट हो जाता है, वरना फुटहार में ऑलमोस्ट टाइमली लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे और कोई पहले फसल नहीं होती। वीट फैलो वीट चलती है, यानी कि जमीन खाली पड़ी होती है तो उस पर लोग गन्ना लगाते हैं। लेट जो होती है ना वो कॉटन और राइस बेल्ट में लेट हो जाती है। उसकी भी वजूहत आपको बताया कि जो राइस की वो हार्वेस्टिंग करते करते पिकिंग करते फिर जमीन की तैयारी। लेकिन वहाँ पर भी आजकल वो क्या कहते हैं जीरो टिलेज आ गए राइस एरिया में, तो वहाँ भी लोग टाइमली लगा लेते हैं। यानी कि इस हीट से या क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उससे बचने के लिए 20 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जो है काश वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए वीट की। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ ये मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने कई दफ़ा सुना है कि जैसे ये किसान आपस में बात करते हैं या कि जी ये जो यहाँ की इस इलाके की पोठवार की गंदम होती है, जो इसको बरानी गंदम कहते हैं, और जो दूसरी गंदम है जो इरिगेटेड इलाके की है, इसको नहरी कह सकते हैं आप, तो वो यहाँ पे मतलब ये कुछ इस तरह से कहा जाता है कि जी ये जो बरानी गंदम होती है ये क्वालिटी में, अब क्वालिटी यानी उनका मतलब ये है कि जो उसकी समझे गजाइयत जिसको हम कहेंगे उर्दू में, तो गजाइयत उसकी बेहतर होती है।
तो क्या ये बात सही है, मतलब एक्सपर्ट्स के लेवल पे, या बारी का क्या इसमें मतलब मौकिफ है? और अगर जी ये जी सही है तो। बिल्कुल। जी जी। इसमें इशू ये है कि यहाँ पे ना एक है कि टोटल जो रेन फैक्ट है, मतलब वो कोई उसको गंदा पानी में जिस तरह शहरों में गिर के तो वो भी नहीं लगता। दूसरा यहाँ पे ना ओल्ड वेराइटीज यूज करते हैं। अब तो खैर लोग इसमें आ गए हैं नई वेराइटीज पे। तो ओल्ड वेराइटीज में भी जो बेकिंग क्वालिटी थी ना, उसकी चपाती की जो क्वालिटी थी, हमारी जो पुरानी वेराइटीज है, गो के उसमें प्रोडक्शन कम आती है। प्रोडक्शन उनमें कम आती है, लेकिन उनकी जो बेकिंग क्वालिटी है ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी वो पुरानी वेराइटीज़ की बहुत अच्छी है। तो जो जिम्मेदार है इस इलाके का, ये पुरानी वेराइटीज़ लगाता है। दूसरा इसमें है कि अभी तक जिम्मेदार इतनी ये खाद इस्तेमाल नहीं करता जितनी कि इरीगेटेड एरियाज में। वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग ये फर्टिलाइज़र जो रिकमेंडेशन है उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हायर यील्ड के लिए। तो यहाँ पे एक तो खाद कम इस्तेमाल करते हैं, वजह ये है कि वही लैंड होल्डिंग कम है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा बारिश की श्योरिटी नहीं होती कि हम खाद छटा कर दें या खाद इस्तेमाल करें तो इतना बारिश नहीं होती, इतना पानी नहीं होता। और पानी तो होता ही नहीं, रेन फेड पे डिपेंड करती है। तो खाद भी इसमें कम इस्तेमाल की जाती है। तीसरा यहाँ पे लोगों ने, यार पता हर बंदे ने, आपको पता है कि ये लाइफ स्टॉक माल डंगर भी रखा हुआ है। तो लोग यहाँ पे यूज करते हैं ये फार्म यार्ड मिनरल, रूढ़ी जिसे कहते हैं, देसी खाद। तो फार्म यार्ड मिनरल भी लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। खाद का कम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ओल्ड वेराइटीज हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी उससे भी बेकिंग क्वालिटी उनकी भी अच्छी है। तो ये जो तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ दूसरा ये है कि ये कुदरती पानी पे, बारिश के पानी पे डिपेंड करती है, ये भी एक फैक्टर है। तो इससे इसकी क्वालिटी जो है ना, इस एरिया की प्रोडक्शन कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी आ जाता है जो कि ज़ाहिर है किसान के लेवल पे तो पैसे मैटर करते हैं कि तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तो नहीं है कि ऑर्गेनिक कोई चीज़ है या इस तरह से। एटलीस्ट आम मार्केट में तो हम नहीं कहते कि ये ऑर्गेनिक है, या ये जो है, या जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है। तो इसमें क्या इस तरह की सपोर्ट प्राइस डिफरेंट हो सकती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए कि जी कोठार की जो सपोर्ट प्राइस है वो, क्योंकि गंदम बेहतर है तो उसकी सपोर्ट प्राइस ज़्यादा उसको दी जाए, क्योंकि ये गंदम बेहतर है, इसकी गजाइयत ज़्यादा है। तो क्या इस तरह जी की कोई जी, मूवमेंट है या उसके होनी लिए चाहिए? ना फिर वो प्रॉपर जो है इसकी वो लैब टेस्टिंग उसकी तरफ गवर्नमेंट चली जाएगी कि इसकी प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। उसमें प्रोटीन कितनी है, जिम्मेदार ने क्या यूज़ किया, क्या इसमें इसने कौन सी खाद यूज़ की, कितनी यूज़ नहीं की, कितनी कम यूज़ की है, उसका प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो वैसे तो इस तरह अनाउंस करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, वरना तो हर जिम्मेदार ही चलेगा कि मेरी भी ऑर्गेनिक है, तो मैं नहीं लगाई थी, ये मेरी भी ऑर्गेनिक है। हाँ, लेकिन इस पे ये है कि रेज किया जा सकता है। यही ना कि यानी हमारे लेवल पे, क्योंकि हम तो ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन और बातें चाहते हैं जो ज़्यादा है, वो ज़्यादा हमारा पॉलिसी लेवल पे जैसे बारी का एक स्टैंड पॉइंट हो सकता है पूरा। यदि वो, चूंकि इस इलाके को प्रोटेक्ट करना है, इस इलाके में हमने इंसेंटिव भी देना है लोगों को कि वो वीट की तरफ लगाएं और अपनी लैंड को यूजेबल बनाएं, बजाय इसके कि उसको छोड़ दें। तो एक इस तरह की एक मूवमेंट हो। दूसरा, इस पे कम से कम चले एक वज़ायत की तरफ भी अवेयरनेस लोगों की आनी शुरू हो जाएगी। लोग ये भी देखेंगे कि वीट की सिर्फ वीट ही कि इतने वजन नहीं काफी, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं इस बारे में कोई खास नेशनल लेवल पे तो नहीं मैंने कभी अखबारों में देखा कि यहाँ गजाइयों पे कोई जोर दे दिया जाता हो। तो ये चीजें और फिर ये खास तौर पे जब जैसे जो पेस्ता होता है, ये डोरम वीट का बनता है, ये मैंने भी थोड़े दिन पहले ही मुझे पता लगा। तो वो डोरम वीट के खास वो भी, अगर आप तो एक्सपर्ट हैं आप जानते होंगे, मगर ये वो क्या चीज़ होती है, और वो हमारी सारी बात, ये सब चीज़ें फिर हेल्थ को मैटर करेंगी कि ये अवेयरनेस क्रिएट होना एक किस्म की। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हम अगर बारी की तरफ से मूव करें या बतार की तरफ से, तो बच्चों को ज़्यादा पता हो कि वो कौन सी रोटी खा रहे हैं, किस गंदम की खा रहे हैं, उसमें उसको गजाइयत के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ रोटी का वजन ही मैटर ना कर रहा हो। तो ये एक मेरा ख्याल था कि ये भी हम इस तरफ ही थोड़ी मूवमेंट करें। जी जी, इस पे काम किया जा सकता है, गवर्नमेंट के साथ रेज किया जा सकता है। चलो हम इस पे भी सोचेंगे या कोशिश कर सकते हैं। सर, एक दूसरा जो अभी कल आपने मेंशन किया था ब्रैकिश वाटर पे, आप शायद अभी कुर्दिस्तान पे काम कर रहे हैं कि ब्रैकिश वाटर। तो उसमें यानी इंटरेस्टिंगली जो हमारे यहाँ भी एक हमारे ग्रुप में भी एक साहब हैं जो कि सवां रिवर के जो उसका एफ्लुएंट है, जो वेस्ट वाटर जो सवां में जा रहा है,
उसको यूजेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मेरा ख्याल था कि वो भी उनके साथ भी, यानी जो स्वान रिवर का जो बाहर है, जहाँ जब जब पिंडी से बाहर निकलता है पानी, वहाँ पे इसको अगर कल्टीवेशन में या इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे फिर ये जो आपकी टेक्नोलॉजी होगी ब्रैकिश वाटर वाली, वो वहाँ पे यूजेबल होगी। उसमें कोई आप वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट भी करते हैं या सिर्फ डायरेक्ट उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? ब्रैकिश वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद यानी ट्रीटमेंट का, यानी आप उस ब्रैकिश वाटर को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे वीट उगाने में, या उसमें कोई ट्रीटमेंट भी करेंगे बीच में? अब उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो किस तरह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कि मैंने पढ़ा नहीं है, ये सुना भी नहीं है। लेकिन जो ब्रैकिश वाटर है उसकी फिर एक लेवल है ना कि उसमें कितना है, उसको क्या सकते हैं हम, ईसी लेवल, कि कितने परसेंट उसकी ईसी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी ईसी को कम करके 1% तक रिकमेंड, 1 से 1.5 अगर उसका ईसी लेवल है तो फिर तो यूज़ किया जा सकता है। अगर उसका ईसी लेवल या बहुत ज़्यादा ब्रैकिश है तो वो फसलों के लिए, हाँ कुछ फसलें उससे हो सकती हैं। हाँ लेकिन एक और चीज़ है कि अगर कहीं पे ये सलाइन साइल है ना, ब्रैकिश वाटर है, सलाइन साइल है, सेम फ्लोर का मसला है, तो वहाँ पे जो बेड प्लांटिंग है ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। सेम ज़्यादा इलाकों में और थोर वाले इलाके में जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे ये बेड प्लांटिंग सबसे मस्त टेक्निक है जो यूज़ की जाती है। अब वो है कि किस तरह कर रहे हैं उसको ब्रैकिश वाटर को, एग्जैक्टली मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, ये किस तरह कर रहे हैं। थैंक यू वेरी सर मच। मैं डॉक्टर उमर सर, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जावेद साहब ये बताइए कि क्या बारी जिस तरह से ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले हैं वो मॉडल फार्म वगैरह बनाते हैं, तो क्या आप भी इस तरह से मतलब क्या द क्वेश्चन इज, क्या बतार और आप जो हैं हम मिलके कोई एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं? मतलब इफ वी हैव, आपकी एक ना आवाज बीच में बहुत, मैं कान लगा के सुन रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, बहुत कम सर आ मैं रही है। थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या बारी फार्मर को या क्या बारी बतार को ये एक्सटेंशन दे सकता है कि हम मिल के एक्सपेरिमेंट कर सकें? अच्छा, ये वीट की बात कर रहे हैं या ओवरऑल किसी भी क्रॉप पे? ओवरऑल की भी, एंड वीट इन पर्टिकुलर। जी जी, हाँ इसमें मिल के भी किया जा सकता है। हमारे ऑलरेडी फार्मर पे ट्रायल लगते हैं, फार्मर फील्ड पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम अपने पास ट्रायल लगाते हैं, फिर साथ फार्मर को इन्वॉल्व करते हैं, फार्मर फील्ड पे भी लगाते हैं, ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, और कुछ इम्प्रूव प्रैक्टिस के साथ और कुछ ओल्ड प्रैक्टिस के साथ, फिर उन दोनों को रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम फार्मर के साथ लाजमी है। बाकी अगर वो बात करें आप ऑर्चिड की, तो वो मॉडल ऑर्चिड जो, मतलब जिस तरह ऑलिव में हमारा काम हो रहा है तो ऑलिव में मॉडल ऑर्चिड लग रहे हैं। इसी तरह एक्सटेंशन वाले जो है ना वो कुछ क्या कहते हैं नुमाइशी प्लाट वो भी लगाते हैं, तो फिर उसकी केयर भी करते हैं। वैसे तो वो सब कहते हैं कि जो मशवरे हैं, रिकमेंडेशन सबको देते हैं, लेकिन कुछ वो नुमाइशी प्लाट उसमें भी लगाते हैं जिम्मेदार के साथ। फिर वो कंपटीशन भी होता है उनका, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर साल होता है वीट कंपटीशन। मतलब आप भी ये बारी भी ये फैसिलिटी देता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या तरीका कार है? इसके हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें हम क्या कहते हैं फार्मर फील्ड पे ट्रायल्स लगाते हैं, या न्यू वेराइटीज की जो चेकिंग है, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फार्मर फील्ड लगा। उसमें ये है कि कोई भी हमारे प्रोजेक्ट है जिसमें हम फार्मर फील्ड पे लगा सकते हैं, तो वो आप आके बात करें, हम साइट विजिट करेंगे। गंदम के हवाले से लगाना चाहते हैं, ऑर्चिड लगाना चाहते हैं, तो साइट विजिट करके रिकमेंड करके हम वहाँ पे वीट का प्लाट लगा देंगे। फिर साथ उसको कंपेयर कर लेंगे कि वहाँ पे क्या यील्ड आई है। तो साथ साथ भी मिला वहाँ जाके इधर उधर लोग देखेंगे कि कौन सी वैरायटी यूज़ की है, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी खाद कितनी यूज़ की है, सीड कितना यूज़ किया है। तो साथ साथ जिम्मेदार दूसरे जो जैसे अवाडी गवाडी होता है उनको भी अवेयरनेस हो जाती है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में हम है कि हम जिनके पास हमारे पास होती है कि हम जिम्मेदारों के पास लगाते हैं इस तरह के प्लाट। अच्छा ये मुझे बताएं सर, इंटरक्रॉपिंग के हवाले से क्या है, क्या मतलब वीट डेफिनेटली चूंकि इसका कंडेंस बहुत सारी होती है तो हम शायद इसके साथ सब्जी ना लगा सकें, बट क्या हम वीट और ऑर्चर्ड्स का हम एक मिक्सचर कर सकते हैं? इंटरक्रॉपिंग का कोई सिलसिला हो सकता है वीट के साथ?
जी, इंटरक्रॉपिंग वैसे मेरा अपना ज़ाती तो कोई इस पे नहीं एक्सपीरियंस, ट्रायल्स नहीं है। हमारे वो दूसरे कोलीग हैं इंटरक्रॉपिंग पे, एग्रोनॉमी वाले, अलहदा इंटरक्रॉपिंग एक पूरी फील्ड है तो उस पे करते हैं। इसमें ये है कि सिट्रस में तो मुश्किल हो जाता है कि सिट्रस में अगर उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है ना सिट्रस की, तो वीट को उस वक्त क्रिटिकल स्टेज होती है, दोदिया स्टेज होती है पानी लगाने की। तो उस वक्त सिट्रस को पानी नहीं लगाना होता जबकि वीट को लगाना होता है। तो ये सिट्रस में तो मुश्किल हो जाता है। बाकी ऑलिव में ऑलमोस्ट लगाया जा सकता है, इसको इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है ऑलिव में, या कुछ दूसरे जो हैं फ्रूट्स हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी किस फ्रूट प्लांट्स में या किस बाग में आप वीट की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं। कुछ का ऐसा होता है ना कि सेंसिटिव टाइम होता है वीट का, अगर सेंसिटिव टाइम है इरिगेशन का लगी हुई है, तो साथ अगर वो सिट्रस की, अगर सिट्रस लगा हुआ है, तो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज होगी ना वीट को पानी लगाने की, वीट के लिए तो फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस वक्त पानी लगाएंगे सिट्रस की फ्लावरिंग पे, तो उसको सिट्रस को हम रिकमेंड नहीं करते। तो ये थोड़ा सा कॉन्साइड हो जाती हैं दोनों चीज़ें आपस में। तो कुछ आर्चिड्स के साथ ये इंटरक्रॉप की जा सकती है और कुछ के साथ ये नहीं की जा सकती। तो जो इसमें जो बेहतर है वो बता सकते हैं हमारे जो है एग्रोनॉमी इंटरक्रॉपिंग के जो काम कर रहे हैं, वो बेहतर इसमें आपको गाइड कर सकते हैं। All right, I think the time with me is 8:50. जी बिल्कुल। मैं जावेद साहब आपका बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फैकल्टी दी फॉर्चून लाइसियम स्कूल एंड कॉलेज, बागबाला एग्रो टूरिज्म एंड एग्रोनॉमी रिजॉर्ट, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, स्पेसिफिकली जावेद साहब आपका कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त आपने हमें नॉलेज बच्चों को दी है। चूंकि बच्चों की अगली क्लास शुरू होनी है, तो मैं चाहूँगा कि आज के सेशन को हम क्लोज करें और इसमें हम सब की तरफ से डॉक्टर उमर इकबाल भट्टी हमारे पैटर्न चीफ, इनकी तरफ से हमारे स्कूल के बच्चों की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से आपका बहुत सारा शुक्रिया। मैं चाहूँगा डॉक्टर उमर अगर कंक्लूडिंग रिमार्क दें एंड सो एज के हम अगला अपना जो बच्चों का जो क्लास है उसको हम शुरू कर सकें। डॉक्टर उमर सर, आप प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल लेवल पे हम इतनी आला क्वालिटी के लेक्चर्स और अवेयरनेस जो है वो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और खास तौर पे ये बारी का क्योंकि ये इनिशिएटिव है, इन्होंने इस पे बड़ी अपने बहुत कीमती टाइम के साथ ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी सब हम पार्टिसिपेंट्स का भी। और उम्मीद है कि हम इसको आगे लेके जाएंगे और ये बच्चों की अवेयरनेस बढ़ेगी और इस प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा बच्चे आएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी वीड फील्ड वगैरह के मसाइल ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम। आइंदा भी कोई इस तरह की हो तो हम हाजिर हैं। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे 40-45 मिनट बर्दाश्त किया। थैंक यू जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।